हेलो डियर, जितने भी हमारे एएनएम के कैंडिडेट हैं 50 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने माय डियर यहाँ पे प्रश्न है। कहता है अगर वास्तविक आयु व मानसिक आयु बराबर है तो आईक्यू लेवल क्या होगा। माय डियर, आपको पता है कि वास्तविक आयु और जो है मानसिक आयु, मेंटल एज, समझ गए, और वास्तविक आयु के अनुपात को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, आयु अगर बराबर हो तो आईक्यू लेवल कितना होगा, 100%, 100 होगा, समझ गए। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं माय डियर। कहता है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के अवबोधन को प्रभावित करता है। अवबोधन मतलब परसेप्शन, समझ गए। परसेप्शन के मतलब समझ रहे हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या चीज़ का जानकारी रखते हैं, क्या कैसे बोध करते हैं। तो कहता है व्यक्ति को अवबोधन को क्या प्रभावित करता है, तो सीखना, नीड्स, व्यक्ति की मनोदशा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी है जो व्यक्ति के परसेप्शन, अवबोधन को, किसी चीज़ के बोध करने को प्रभावित करता है, समझ गए। सीखना, नीड्स, व्यक्ति के मनोदशा, ये सब प्रभावित करता है। आगे चलिए। आगे प्रश्न है किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं। देखिए, हमारी इच्छा से किसी चीज़ पर हम अपने ध्यान को ले जाते हैं तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, वॉलेंटियर ध्यान कहते हैं। अगर बिना किसी इच्छा के किसी दूसरे चीज़ के कारण हमारा ध्यान कहीं और भटक जाए तो वह उसे हम अनैच्छिक कहते हैं, मतलब इनवॉलेंटियर कहते हैं। और स्वाभाविक ध्यान का मतलब होता है कि जैसे देखते होइएगा कि कितना व्यक्ति का ध्यान कहीं और रहता है लेकिन पेन उसका एकदम चलते रहेगा और करेक्ट जो है लिखते रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका उसे स्वभाव हो चुका है कि कहीं भी देखते रहेगा लेकिन उसे इतना ध्यान है कि वह बिल्कुल सही सही लिखता है। अभ्यास हो चुका है, उसका स्वभाव हो चुका है, समझ गए। तो यही 3 आपके ध्यान के प्रकार भी होता है। अगर अपने मर्जी से कहीं ध्यान ले जाते हैं तो ऐच्छिक, अगर किसी दूसरे चीज़ के कारण आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, जैसे शोरगुल होना, डीजे बजना पास में, तो उसके कारण आपका ध्यान उधर चल जाएगा, तो यह अनैच्छिक ध्यान होता है। हैबिचुअल होता है जो आपके स्वाभाविक ध्यान होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाएंगे तो ऐच्छिक होगा, वॉलेंटियर होगा, समझ गए ना। आगे है प्रश्न, एक अच्छे प्रश्न है। कहता है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहती है। तो माय डियर, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, लंबे समय का जो मेमोरी होता है, स्मृति, यह आपके दिन में भी रह सकता है, महीनों तक भी रहता है और वर्षों तक भी रहता है और जीवन भर भी रहता है। तो कुछ ऐसे बात होते हैं जिसको लोग जिंदगी भर याद रखे रहता है। तो यही मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जो हमेशा सभी में काम आता है, दिन का भी, महीना का भी और वर्ष का भी बातों को ध्यान में रखता है और यह सभी राइट होगा, समझ गए। शॉर्ट टर्म रहता तो शॉर्ट टर्म कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक या कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक कहीं बातों को ध्यान में रखते हैं, समझ गए। मीडियम टर्म होता है तो वह कुछ घंटे का जो है, 1-2 घंटे या एक दिन के बातें को ध्यान में रखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म होता है वह लंबे समय तक मेमोरी रहता है, समझ गए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, मौसले के अनुसार व्यक्ति के सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है। अब आप लोग को जो है पता होगा, मानसिक जो है एएनएम कैंडिडेट है तो आपको उतना ज़्यादा डीपली में तो आपको मानसिक स्थिति के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है, बट जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो मौसले के अनुसार व्यक्ति का सबसे उच्च स्तरीय जो आवश्यकता होता है वह माय डियर होता है, कोई भी व्यक्ति जो है क्या सोचता है, कोई भी व्यक्ति जो है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मौसले के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय जो आवश्यकता है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, समझ गए। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। आगे है माय डियर, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है 3 माह की आयु तक इनमें से किस संवेग की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई 3 माह के बच्चा है, 3 माह के उम्र तक, आयु तक, इनमें से कौन सा संवेग की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्तेजना है, कष्ट है, जिलियस है, आनंद है, घृणा है, समझ गए। तो माय डियर, जो हमारा जिलियस, घृणा है, यह एक ऐसा संवेदन है, आप लोग पढ़े हैं, समझ गए ना। पॉजिटिव निगेटिव ये संवेग आप लोग पढ़े हैं ना, इमोशन नहीं पढ़े हैं। पॉजिटिव इमोशन होता है, निगेटिव इमोशन होता है, अगर नहीं पढ़े तो बता देते हैं। तो निगेटिव इमोशन वो होता है जो जैसे पेन है, दर्द है, ठीक है, भूख है, प्यास है, समझ गए। तो ये सब इमोशन होता है जो व्यक्ति को आभास दिलाता है कि हमें फलना काम करना है, तो वही जो है, या भाव को बताता है, समझ गए, या शरीर के बॉडी को भाव को बताता है, वही संवेग होता है। उससे जो है मनोभाव भी कहते हैं, समझ गए, या मनोदशा भी कहते हैं। तो ये जो होता है 3 माह पर किसी बच्चे में घृणा नहीं होता। बच्चे क्या घृणा करेगा किसी से, तो घृणा नहीं उत्पन्न होता है। आगे है
कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है? कौन सा तनाव? तो आप लोगों को पता है निगेटिव पॉजिटिव बोथ ए एंड बी। तो टेंशन भी जो है दो तरह के होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो जो सकारात्मक चीज़ें होती है वह व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, समझ गए? चूँकि यह तनाव जो है व्यक्ति को आगे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, समझ गए? किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। बट निगेटिव तनाव व्यक्ति को डिप्रेशन में डालेगा, मानसिक समस्या कर सकता है। तो लाभदायक सकारात्मक होता है, ठीक है ना? आगे है माय डियर यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बहुत सारा विशेषता हो सकता है। उस व्यक्ति में जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसमें अपने अंदर का बहुत सारे क्षमताओं के मूल्यांकन करने का जो है उसके अंदर पावर होगा। वह किसी निगेटिव सिचुएशन में भी सामंजस्य बना लेगा, समझ गए? वह घबराएगा नहीं, वह यौन संबंधी मैच्योरिटी होगा, उसमें परिपक्वता होगा। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है, यहाँ पे तो 3 ही चीज़ दिया गया है। बट एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह समय के साथ घबराएगा नहीं, उसमें जो है किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बैठा लेगा, अपने अंदर के क्षमताओं को जो है वह पहचानेगा, समझ गए? उसमें सभी चीज़ के मैच्योरिटी होगी, तो यौन संबंध की भी मैच्योरिटी होगी। तो इसलिए हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। ओके, कहता है इनमें से किससे तनाव कम होता है? ध्यान लगाना, मेडिटेशन, समझ गए? शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, योग निद्रा, उपरोक्त सभी। तो तनाव कम करना है तो इनमें से सभी विधि से आप तनाव को कम कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान लगाकर भी, समझ गए? फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करके भी, और योग निद्रा से भी जो है आप तनाव को कम कर सकते हैं, समझ गए? आगे चलिए। अब यहाँ पे आगे प्रश्न है आपके सामने है, इनमें से कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? कहता है इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो सीखने को नहीं जो है बढ़ावा देगा, मतलब सीखने को आगे नहीं बढ़ने देगा? कौन सा? तो बुद्धि तो बिल्कुल सीखने को आगे बढ़ने देता है, तो ये तो होगा नहीं। ध्यान भंग गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान भंग, आपका जब ध्यान किसी चीज़ के ऊपर से भंग हो जाएगा तो आप सीख पाइएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से अगर आपका ध्यान टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा, तो क्या आपका पढ़ाई में कुछ भी आप पढ़िएगा आपका माइंड में घुसेगा? नहीं घुसेगा, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ध्यान भंग एक ऐसा है जिससे आपको सीखने में बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रेरणा से हम सीखते हैं, समझ गए? अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये सब हमारा ए और ए इसका सही है, सीखने में लाभदायक है, बाकी यह सीखने में लाभदायक नहीं है, ठीक है? आगे चलिए, एकदम अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से आपको एक एक प्रश्न को यहाँ पे बताया जाएगा। कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया? माय डियर, साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वह हमारा सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइको एनालिटिक की बात करें या साइको एनालिसिस की बात करें, मनोविश्लेषण की बात करें, मन का विश्लेषण थ्योरी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, ठीक है? आगे प्रश्न है माय डियर, आइसबर्ग सिद्धांत व मन संरचना मॉडल किसके द्वारा प्रभावित किया गया? देखिए, सिगमंड फ्रायड जो थे इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है आपके साइकोलॉजिस्ट थे, समझ गए? और यह जो है मन संरचना, माइंड स्ट्रक्चर मॉडल को भी इन्होंने प्रस्तुत किया, आइसबर्ग सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया, इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी को भी दिया। तो 3 चीज़ें यहाँ से याद रखिए, आइसबर्ग थ्योरी, मन संरचना मॉडल, और ऊपर में क्या देखे हैं? साइको एनालिसिस। यह तीनों चीज़ याद रखिएगा। कौन दिया? सिगमंड फ्रायड ने, समझ गए? आगे चलिए, आगे है माय डियर यहाँ पे, इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना है? तो माय डियर, मनोविज्ञान को किसने आत्मा के रूप में माना है? अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो। तो माय डियर, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को जो है आत्मा के रूप में जो है इनमें अरस्तु भी माना कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद डेकार्टे ने भी माना कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान है। प्लेटो ने भी उस चीज़ को सपोर्ट कर दिया। तो इस हिसाब से सही जो है सभी हो जाएगा। ओके, ऐसे मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसे बिहेवियर का विज्ञान है, समझ गए? चलिए, आगे है आपके सामने, देखिए, इनमें से किस सिद्धांत के रूप में ईदम को किस सिद्धांत के रूप में जानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ईदम को हम लोग खुशी के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। प्लेजर के जो होता है उसके सिद्धांत के रूप में हम लोग ईदम को जानते हैं। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि खुशी के सिद्धांत को इनमें से किसके नाम से जानते हैं? तो ईदम को जो है हम लोग खुशी के सिद्धांत से जानते हैं, समझ गए? तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है। कहता है मन का सबसे बड़ा गोदाम कौन सा है? तो माय डियर, मन का सबसे बड़ा गोदाम जो है वह अनकॉन्शियस माइंड होता है, समझ गए?
चेतन और अर्धचेतन, समझ गए, वही अर्धचेतन। देखिए चेतन और अचेतन के बीच का जो जगह है वही अनकॉन्शियस होता है, अर्धचेतन होता है, और यह सबसे बड़ा जो है मन का गोदाम है, समझ गए। अब है इनमें से एक दूसरे से भिन्न क्या है, इनमें से क्या एक दूसरे को भिन्न करती है। तो एक दूसरे को भिन्न जानकारी यानी लर्निंग, पर्सनालिटी, मेमोरी, इमोशन। तो देखिए इमोशन भी एक मानसिक प्रक्रिया है, मेमोरी भी एक मानसिक प्रक्रिया है, लर्निंग भी एक मेंटल प्रोसेस है, लेकिन पर्सनालिटी यह जो है यह व्यक्ति के दिखावे के गुणों को बताता है, समझ गए। तो यह तीनों के तीनों जो है मेंटल प्रोसेस है, बट पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के जो है उसके सभी गुणों को दर्शाता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, अब एक और यहाँ पे है, कहता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया। माय डियर, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया, याद रखिएगा, मॉर्गन और मूरे। मॉर्गन एवं मूरे ने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किया। इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। आगे है, अच्छा प्रश्न है, कहता है व्यक्ति की स्मृति में कमी का अनुभव क्या कहलाता है। माय डियर, कोई व्यक्ति के मेमोरी में हानि होता है, क्योंकि कुछ भी हम याद रखते हैं तो वह मेमोरी में, माइंड के मेमोरी में ही स्टोर रहता है, समझ गए। अब जैसे ही हम कोई चीज़ याद करते हैं दोबारा से ज़रूरी पड़ने पर और वह हमारा माइंड में याद नहीं आता है, मीन्स रिकॉल नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि उस चीज़ जो है हमारा मेमोरी से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो जब मेमोरी में हानि होने लगे तो उसे हम लोग एमनेसिया कहते हैं। एलोपेसिया का मतलब होता है बाल गिरना या गंजापन, समझ गए, और एमनेसिया होता है मेमोरी में हानि होना, स्मृति में हानि होना। ओके, अब यहाँ पे माय डियर है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट एड का उपचार का उद्देश्य क्या होता है। तो घायल व्यक्ति को उपचार देना, बिल्कुल सही है, फर्स्ट एड का होता है ये चीज़ें उद्देश्य। घायल व्यक्ति की अवस्था को मरणासन होने से रोकना, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति घायल है, उसको मरने से बचाने के लिए, रोकने के लिए जो है हम फर्स्ट एड देते हैं, बिल्कुल सही है। घायल व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार अस्पताल पहुँचाना, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एड का ये काम होता है कि जैसे आवश्यकता हो व्यक्ति को वैसे काम किया जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से फर्स्ट एड का उद्देश्य इनमें से सभी है, तीनों के तीनों है। तो इस प्रकार से अगर थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो आप आराम से पढ़कर जो है सब में टिक लगा सकते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे है, कहता है यहाँ पे देखिए कि डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है। अब आपसे ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि नर्सिंग के जो है नर्सिंग के 5 स्टेप होते हैं, समझ गए, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, दूसरा डायग्नोस्टिक होता है जो है, तीसरा है आपका यहाँ पे जो है तीसरा होता है प्लानिंग, ठीक है, तीसरा आपका प्लानिंग होता है, चौथा आपका इम्प्लीमेशन क्रियान्वय होता है, और पाँचवा होता है मूल्यांकन। तो 4 तो यहाँ पे दे दिया गया है, 1 नंबर का ये होता है, 2 नंबर का ये होता है, तीसरा नंबर का प्लानिंग होता है, योजना बनाना, समझ गए, चौथे नंबर का ये वाला होता है, पाँचवा ये होता है। तो यहाँ पे कहता है डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है। तो किसी पेशेंट का बारे में जानकारी लेना, उसका डाटा इतिहास इकट्ठा करना, यह जो है असेसमेंट में होता है, प्रथम वाले में ही होता है, या प्रथम चरण में ही, समझ गए। उसी के आधार पर, असेसमेंट के आधार पर ही मरीज का नर्सिंग निदान किया जाता है। इनमें से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि एक बार अगर यह प्रोसेस सफल ना हो जाए तो फिर शुरू से यह करते हैं और अंत तक जाते हैं, फिर अगर सफल ना हो तो फिर शुरू से करते हैं और अंत तक जाते हैं। मीन्स यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो बार बार चलते रहता है। यह लक्ष्य पर आधारित होता है, बिल्कुल, यह जो नर्सिंग प्रोसेस होता है यह बिल्कुल जो है आपके लक्ष्य पर आधारित होता है कि हमको क्या करना है आगे, समझ गए। यह सार्वभौमिक होता है, यह यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल। नर्सिंग प्रोसेस जो 5 होता है यह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इससे जो है लागू किया गया है और इसे अपनाया जाता है। तो यह 5 स्टेप जरूरी आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ से माय डियर एक अच्छा क्वेश्चन है, बैरियर नर्सिंग का क्या अर्थ होता है। बाधा नर्सिंग जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बैरियर नर्सिंग का मतलब ही होता है कि रोगी द्वारा नर्स और नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण से बचाने का उपाय, कुछ ऐसा उपाय जो नर्स अपने जो है रोगियों के बचाने के लिए, और रोगी भी कुछ ऐसा तरीका अपनाए ताकि उससे जो है उसको देखभाल करने वाले नर्स को उससे इन्फेक्शन ना हो। तो इन दोनों का जो है एक दूसरे के प्रति जो ख्याल, जो उपाय होता है संक्रमण से बचाने का, वही जो है बैरियर नर्सिंग होता है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब यहाँ पे माय डियर आपके लिए प्रश्न है, कहता है डैश ग्राम एक ओंस के बराबर होता है। अब यह जो
ओंस होता है यह अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान में आपको रखना है, समझ गए। तो ये जो आपका 1 ग्राम डैश ग्राम 1 ओंस के बराबर है, समझ गए, मतलब कितने ग्राम जो है आपको पूछ रहा है 1 ओंस के बराबर है। तो यहाँ पे 30 ml जो होता है 1 ओंस के बराबर है, इसको आपको दिमाग में बैठाना है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है माय डियर कि बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं। तो बोन मैरो का मतलब है क्या कि बोन मैरो एक हड्डी है, अस्थि मज्जा, तो इनमें इंजेक्शन लगाने का मतलब है माय डियर क्या चीज़, इंट्राओसियस। इंट्राओसियस का मतलब होता है कि हड्डियों में इंजेक्शन लगाने को इंट्राओसियस कहते हैं। इंट्राडर्मल होता है त्वचा में इंजेक्शन लगाना, समझ गए। इंट्राकार्डियक होता है कि हृदय में इंजेक्शन लगाना। इंट्रा स्पाइनल है जो मेरुदंड में स्पाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है, समझ गए। अब यहाँ पे एक और अच्छा प्रश्न है, कहता है मूत्र के जांच में डैश बूंदे मूत्र की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। तो पहले भी हम आपको बताए थे, तो माय डियर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मूत्र जांच में, यूरिन के टेस्ट में कितने बूंद मूत्र की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। जैसे मानिए यहाँ पे एक बेनिडिक्ट घोल है, समझ गए, इस बेनिडिक्ट घोल में कितना बूंद जो है यूरिन का डाला जाता है, 8 बूंद डाला जाता है, याद रखिएगा, समझ गए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है दर्द से निवारण के देने वाली दवा कौन सा होता है, पता है आप लोगों को, एनाल्जेसिक होता है दर्द से निवारण के लिए, एनेस्थेटिक होता है संवेदन हरण, मतलब किसी को बेहोशी करना है तो एनेस्थेटिक दवाई होता है, एंटीबायोटिक संक्रमण से बचाता है, डायूरेटिक जो है आपको सूजन को कम करता है या बीपी को भी कम करता है, तो यही जो है मूत्र को बढ़ाता है ये डायूरेटिक। तो ये आपका दर्द जो है मैंने आपको सब बता दिया। ओके, आगे चलिए। अब माय डियर यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है, कहता है सूक्ष्म जीवाणु को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया स्पोर सहित। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है विसंक्रमण और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रोगाणुनाशन। कहीं कहीं आपको दोनों जो है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन दोनों का मतलब विसंक्रमण ही दे देगा, तो आपको इंग्लिश से समझना है। स्टरलाइज का मतलब होता है कि कंप्लीट सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देना, जड़ सहित खत्म कर देना। लेकिन डिसइंफेक्ट में होता यह है कि यह सिर्फ सतह से सतह को साफ करता है, अगर जड़ जो है इन्फेक्शन का यहाँ पे, तो डिसइंफेक्शन के बाद जो है इन्फेक्शन फिर से हो सकता है उसी जगह पर, क्योंकि यह स्पोर सहित साफ नहीं करता है। लेकिन स्टरलाइज मेथड जो होता है यह बिल्कुल जड़ से साफ कर देता है, तो पूरी तरह समाप्त करता है स्पोर सहित, वह स्टरलाइज होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कहता है ऑटोक्लेविंग में प्रयोग की जाने वाली ताप और दाब कितना होता है। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ऑटोक्लेव एक जो है आपका स्टरलाइज का बेहतर मेथड है। तो इसमें जो ताप और जो दाब का उपयोग होता है माय डियर, तो ताप जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दाब होता है 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर होता है। तो यह आपका दाब है, यह आपका ताप है, समझ गए। ध्यान से देख लीजिए, 15 LBS इंच पर स्क्वायर और 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपके, इतना ऑटोक्लेव में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव एक विसंक्रमण करने की विधि है, रोगाणुनाशन करने की। इसमें ताप और दाब का ही इस्तेमाल करके किसी चीज़ को विसंक्रमण किया जाता है। रबर के वस्तुओं को क्या करना चाहिए, हमेशा मोड़ कर रखना चाहिए, गलत। स्थिर रखने के लिए पिन का उपयोग करना चाहिए, गलत, पिन तो चुभ ही जाएगा रबर की वस्तु में। गर्म पानी से धोना चाहिए, गलत, गर्म पानी से आप रबर के सामान को धोएंगे तो उसका इलास्टिक गुण ही समाप्त हो जाएगा, समझ गए। छाया में सुखाना चाहिए, बिल्कुल छाया में सुखाए। अगर रबर के सामान जैसे दस्ताना वगैरह बना होता है और सारे चीज़ होता है, आप उसको रबर के सामान को अगर आप धूप में रख देंगे, गर्म पानी में उबाल देंगे, समझ गए, पिन उसमें चुभो देंगे तो सबसे खराब हो जाएगा, मोड़ देंगे तो चबा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए छाया में सुखाना चाहिए, छाया में यह जो है इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ गए। कहता है फुट रेस्ट का उपयोग रोगी के किस लिए किया जाता है। तो फुट रेस्ट का मतलब होता है पैरों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाथ नहीं होगा, सिर नहीं होगा, तो ये चीज़ें हैं फुट रेस्ट, मतलब पैरों के आराम देने के लिए, समझ गए। मरते हुए रोगी के देखभाल को क्या कहते हैं। अगर मरते हुए मरीज को कोई देखभाल अगर कर रहा है तो उसे हम लोग हॉस्पिस जो है केयर कहते हैं। हॉस्पिस केयर मृत्यु वाले व्यक्ति का देखभाल को हम लोग कहते हैं, हॉस्पिस केयर हो गया। जेरियाट्रिक केयर का मतलब क्या होता है, तो जेरियाट्रिक केयर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल किया जाता है तो उसे जेरियाट्रिक केयर कहते हैं। इंटेंसिव केयर होता है, यह ICU जो होता है उसमें गहन देखभाल को कहते हैं, समझ गए, कि समझ गए। आगे चलिए।
अब यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। सांस लेते समय म्यूकस के कारण उत्पन्न बुदबुदाहट भरी सांस को क्या कहते हैं? सांस ले रहा है कोई व्यक्ति को, अगर दम्मा पेशेंट है तो उसके नली में ब्रोंकस में जो है म्यूकस भरा है, समझ गए, तो जिसको हम लोग कफ कहते हैं, समझ गए। तो वह जो है स्पुटम, तो वह भरा होता है जिसके कारण सांस लेता है आदमी तो बुदबुदाहट भरी सांसें आता है। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? रेल कहते हैं, समझ गए, रेल कहते हैं। बुदबुदाहट भरी सांस को हम लोग क्या कहते हैं? राल कहते हैं, राल कहते हैं, यानी बुदबुदाहट कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। समान रक्तचाप है, समान रक्तचाप कितना है आप लोग को पता है, यूनिट मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है बहुत जगह पर आपको ई सेम दे देगा और इस दोनों में उल्टा कर देगा। तो आपको समझना है mmHg होता है, समझ गए, 120 बाई, इसे सिस्टोलिक, इसे डायसिस्टोलिक कहते हैं, ओके। और इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है इसे पल्स प्रेशर कहते हैं, नाड़ी दाब कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय कब है? यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन इकट्ठा करने का उचित समय क्या है? सबसे पहला जो मूत्र होता है सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही उठते हैं, और पहला जो यूरिन होता है उसका टेस्ट कराना सबसे बेहतर रहता है, समझ गए। मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूत्र का विशिष्ट घनत्व माय डियर जो है आपका इसका जो है कहीं कहीं आपका जो है 0.15 से जो है आपको 1.030 जो है दिया रहता है, समझ गए। तो इतना के बीच में अगर कोई भी ऑप्शन दे वही सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मैं बता देता हूँ 1.010 से जो है आपको 1.030 दिया रहता है। तो इसके बीच में भी अगर ऑप्शन में दिखे वही राइट आंसर होगा। देखिए इसके बीच में ऑप्शन में कौन सा है, देख लीजिए इसके बीच में कौन सा है, यही हमको दिख रहा है जो इसके बीच में है, देख लीजिए, है ना। यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो इसके बीच में है, तो यही राइट होगा। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं, ये सब ज़्यादा है, तो होगा नहीं। तो ये चीज़ को आपको जो है समझना है, ऑप्शन ए हमारा सही है। कहता है माय डियर कि एसिटिक अम्ल के साथ किया गया मूत्र परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो अगर यूरिन का टेस्ट किया जाए और उसमें एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाए यूरिन टेस्ट में, तो समझिएगा कि वह एल्बुमिन का टेस्ट करने के लिए जो है यह एसिटिक अम्ल यूरिन में डाला जाता है, समझ गए। तो अगर एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल अगर मूत्र परीक्षण में किया जाए तो समझिए कि आपके यूरिन एल्बुमिन का टेस्ट करना है, समझ गए, यूरिन में एल्बुमिन कितना आ रहा है, समझ गए ना। आगे माय डियर यहाँ पे देखिए, अच्छा प्रश्न है। श्वसन की गहराई के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो श्वसन में अगर बहुत ज़्यादा गहराई बढ़ता है तो उसे हाइपरनिया कहते हैं, समझ गए, हाइपरनिया। एपनिया होता है जो श्वसन में असफल होना या श्वसन को अनुपस्थित होना, एपनिया होता है, समझ गए। हाइपरनिया होता है मतलब श्वसन में गहराई होना, और डिस्पेनिया का मतलब है कि श्वसन में कठिनाई होना। डिफिकल्ट से याद रखिएगा, कठिनाई, डी फॉर डिफिकल्ट और डी फॉर जो है डिस्पेनिया, ओके। आगे है, कहता है कि इनमें से कौन सी नाड़ी की विशेषता नहीं है? तो नाड़ी की विशेषता जो है कौन नहीं है? दर बिल्कुल सही है, बीट बिल्कुल सही है, वॉल्यूम गलत है, रिदम सही है। तो विशेषता जो है नाड़ी का पल्स रेट, समझ गए, बीट करता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होगा, यह एक रिदम में चलता है, यह भी सही है। तो हमारा वॉल्यूम इसका विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, समझ गए। पीड़ादायक मूत्र त्याग को क्या कहते हैं? पीड़ादायक वही है कि कठिनाई पूर्वक यूरिन होना क्या कहलाता है? तो डाइसूरिया कहलाता है। ओलिगुरिया का मतलब है कि मूत्र का कम होना, समझ गए। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज आना, मीन्स शुगर आना, शुगर का बढ़ना, समझ गए। एनुरिया का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं होना, समझ गए, यूरिन का बिल्कुल भी नहीं होना जो है एनुरिया कहलाता है। और डाइसूरिया का मतलब है कि डी फॉर डिफिकल्ट, और डाइसूरिया यूरिया लगा है तो समझ आएंगे कि यूरिन में डिफिकल्ट को, ओके। आगे चलिए, अब यहाँ पे है, दवाओं को द्रव के रूप में शरीर के गुहा में देने को क्या कहते हैं? माय डियर, दवाओं को, कोई दवा है और उसको द्रव के रूप में है और उसे हमें शरीर के किसी कैविटी छिद्र में रखना है, मीन्स जैसे हो गया आपका भेजिना हो गया, समझ गए, कान हो गया, समझ गए, तो ये सब छिद्र होता है, गुहा होता है। तो इन सब में रखना जो है इंस्टिलेशन कहलाता है, इंस्टिलेशन कहलाता है, समझ गए, याद रखिएगा। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए, दस्तानों को जीवाणु मुक्त करने का उपयुक्त तरीका क्या है? माय डियर, कहता है कि दस्तानों को जीवाणु मुक्त करने का उपयुक्त तरीका क्या है? बॉयलिंग करना, गर्म करना, समझ गए, भिगोना, दबाव युक्त भाप। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि दस्ताना आपका रबर का बना होता है, तो क्या आप उसको उबाल सकते हैं? अभी ना ऊपर देखे हैं, नहीं। गर्म कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, नहीं। भिगो सकते हैं, भिगो कर ये आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको जो है स्टीम अंडर प्रेशर मतलब सूखा भाप जो है इसको देकर हम इसे जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। तो डी सही हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ अगर जो है आपके टेम्परेचर से खराबी हो तो उसको दबाव युक्त जो है भाप, जिसमें सिर्फ सूखा वो जो है क्या होता है, दबाव युक्त भाप का स्टीम अंडर प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ओके, अब एक और अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, एक चाय की चम्मच का नाप कितना होता है? जैसे दवाई देने में बहुत उपयोग आता है कि एक चाय की चम्मच का नाप कितना होता है। तो माय डियर, एक चाय के चम्मच जो होता है ना वह 5 ml का होता है, समझ गए? 5 ml के होता है एक चाय के चम्मच जो होता है, उसमें अगर एक चम्मच दवाई किसी को देते हैं तो समझिए 5 ml आप दवाई दे रहे हैं, समझ गए? ज्वर को ठीक करने की दवाई को क्या कहते हैं? पता है, एंटीबायोटिक संक्रमण, एंटीपायरेटिक यही बुखार को कम करता है। एंटी हाइपरटेंसिव दवाई यह रक्तचाप को कम करता है। ब्रोंकोडिलेटर यह ब्रोंकिया को फैलाता है और श्वसन को बेहतर बनाता है। तो एंटीपायरेटिक हमारा राइट आंसर इसमें होगा। ओके, आगे है यहाँ पे देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एल्बुमिन की जांच में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि एसिटिक एसिड जो है एल्बुमिन की जांच करने के लिए यूरिन के साथ जो है लाया जाता है। तो यूरिन को अगर एसिटिक एसिड के साथ जो है जांच किया जाए तो उसका मतलब है कि आपका एल्बुमिन की जांच किया जाना है, तो इसीलिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? अभी पता है, इन्फेक्शन के लिए, समझ गए? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वह व्यायाम जो रोगी स्वयं से करता हो, ऐसा व्यायाम जो कोई रोगी स्वयं से करता हो, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ता हो, तो उसे हम लोग एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब होता है कि ये एक्सरसाइज वैसा एक्सरसाइज जो कोई व्यक्ति खुद से ना करे, उसको कराने के लिए किसी ट्रेनेड व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो वह पैसिव एक्सरसाइज हो जाता है। एक्टिव एक्सरसाइज होता है जिसमें व्यक्ति अपना खुद से स्वयं से कर सकता है बताए गए व्यायाम को, तो वह एक्टिव एक्सरसाइज होता है, समझ गए? तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको कराया, 40 से 50 प्रश्न के बीच में आज का प्रश्न था। जितना भी प्रश्न कराया आपके लिए बेहतर तरीके से यहाँ पे करा दिए। जो भी वीडियो 30 मिनट आता है, ज़्यादा नहीं वीडियो हम इसीलिए लाते हैं कि 30 मिनट में आप लोग देख ले, समझ लाए। और भी वीडियो देखना हो तो और भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो हम ये चैनल पर डाल रखे हैं, पहले का भी वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिए। ऑब्जेक्टिव सब वो फायदेमंद है, समझ गए? तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।